कन्हैया और तेजस्वी प्रसाद यादव एक जनरेशन के नेता हैं। और जिस प्रकार के वक्ता कन्हैया कुमार हैं और रेबल राउजर हैं, फायरी स्पीकर हैं, वहां तेजस्वी इनके सामने में नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाते हैं। कन्हैया कुमार का ग्रोथ सीधे शब्दों में आरजेडी नहीं चाहती है, और कांग्रेस की मजबूरी है इनके साथ अलायंस करना। दिल टूट गया राहुल गांधी का। भाजपा के बीच में और संघ के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है। अगर इतना सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा दोनों की सहमति से होगा। तो इस नाते शिवराज जी का नाम आता है। शिवराज को लोग पसंद करते हैं संघ में। कुणाल कामरा का जो वीडियो बाहर आ गया है, तो वीडियो में सिर्फ एक गाना है एक नाथ शिंदे जी के ऊपर, वो भी कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया है। लेकिन बाकी पूरा जो वीडियो है, आधे घंटे का एपिसोड, उसमें आप मोदी जी बोलिए, मोदी भक्त बोलिए, निर्मला सीतारामन बोलिए या मोदी सरकार बोलिए, सबके बारे में उसने नाम लेके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ कहा है। रिएक्शन तो बीजेपी के तरफ से आनी थी। आज के ऑफ कैमरा में चुनावी राज्य बिहार की चर्चा, बिहार में कन्हैया कुमार के पदयात्रा की चर्चा, तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं इस पे बातचीत करेंगे, चिराग पासवान के पक्ष में कौन कौन सी चीजें जा रही हैं इस पे चर्चा होगी, और प्रशांत किशोर इतने चुप चुप क्यों हैं इस पर भी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिहार को लेकर के क्या कुछ तैयारी हो रही है इस पर चर्चा होगी। एनडीए की बैठक में क्या कुछ निकला है बात करेंगे ऑफ कैमरा में। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा इसको लेकर के क्या सरगर्मियां हैं। एक नेताजी हमारे साथी जिनसे हम बातचीत करेंगे उनसे मिले होटल में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर से भी पर्दा उठेगा। इसके साथ बिहार और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग बतियाने के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे वो एक कॉमेडी शो के बाद जो हंगामा हुआ, मराठी न बोलने की वजह से एक व्यक्ति के साथ जो मारपीट हुई, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या महाराष्ट्र की सरकार या सरकार में सहयोगी पार्टियां किसी मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, इस सत्र में जनता का काम कितना हुआ, जनता के मुद्दे कितने उठे, नेताओं ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने जनता के लिए क्या काम किया पिछले 100 दिन में महाराष्ट्र में, इस पर बातचीत होगी। चुनाव में वायदे तो बहुत किए गए, महाराष्ट्र के लोगों को मिला क्या 100 दिनों में, इसकी खोज परख करेंगे। तो इन सभी मुद्दों पे, इन सभी गूढ़ और मुश्किल मुद्दों को चलिए एक एक करके ऑफ कैमरा में समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं बिहार से। तो हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं। संतोष सिंह जी बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक पर इनकी किताब आ चुकी है। ऑफ कैमरा में संतोष जी आप पहली बार आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये परिचय करवाया। वैसे आपको परिचय की जरूरत नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, है ना, जब भी बिहार की बात होती है। और अभी संतोष जी इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं आपकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, जो आपने एक दिन कन्हैया के साथ जो उनकी पदयात्रा है उसमें बिताने के बाद जो लिखी है, उसमें सबसे जो लास्ट में आपने जहां पे रिपोर्ट खत्म की है, वहां पे जो आपने एक यादव जी के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस को लोग भूल चुके हैं और इनको साल भर बिहार में रहना पड़ेगा, सिर्फ चुनावी साल में नहीं रहना पड़ेगा। मेरा सवाल यहीं से है, कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, आपकी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है, लेकिन ये यात्रा है फिर क्या, इसको जरा डिकोड करिए। नहीं, देखिए, यात्रा तो ऑफकोर्स चुनावी वर्ष के लिए। देखिए, सदाकत आश्रम कितना ही फेमस एड्रेस रहा है। एक सोचिए, एक जमाने में जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक कांग्रेस ने 1990 तक राज किया, और क्या हनक हुआ करती होगी सदाकत आश्रम की। और अचानक आप ये कहते हैं ना, कि मैं ये कहता हूं कि पब्लिक मेमोरी से कांग्रेस का ऑप्टिक्स गायब हो गया था, कि कांग्रेस लगती कैसे है। हाथ हाथ छाप लोगों, ठीक है, पुराने लोग अभी भी बात करते हैं हाथ छाप की, लेकिन उनके विजुअल्स नहीं दिख रहे थे। यदा कदा यात्राएं कर रहे थे। तो कन्हैया, आप इन्होंने क्या किया, एक विकास आप देखिएगा, एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ढंग से हुआ है कांग्रेस में। पहली बार मैं देख रहा हूं कि बिहार के कांग्रेस में 50+ और उसके नीचे वाली की ट्रोइका बनी है। कन्हैया कुमार अभी 40 भी नहीं हुए हैं, उसके नीचे हैं।
और कृष्णा अलवरू 51 के हैं, राजेश कुमार 56 के हैं। तो ये 50 वर्ष के लोग जवान माने जाते हैं पॉलिटिक्स में। ये एक तरह से ट्रोइका बनी है यंग लीडर्स की। और इन्होंने एक तरह से जो एक कांग्रेस में जो पॉलिसी पैरालिसिस थी उसको दूर करने की कोशिश की है। भले ही इलेक्शन ईयर में ऊहापोह की स्थिति में थी, और आप देखिए कि किस प्रकार अखिलेश प्रसाद सिंह पर एक आरजेडी मैन इन कांग्रेस वाला एक टैग लगा रहता था। और कांग्रेस की अपने संगठन की शक्ति इतनी कमजोर थी, संगठन दिखता नहीं था, तो वो भी था कि उस संगठन को कैसे दिखाएं। और अभी देखिए कि उनके सारे जो बयान आ रहे हैं उस बयानों में एक ये है कि हम अभी गठबंधन में हैं कि नहीं है बाद में डिसाइड करेंगे। वो एक कहीं ना कहीं वो कांग्रेस असर्ट कर रही है। तो वो जो आप जो लास्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं वो यही कह रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा। मैं जिस यात्रा में था मैं तो बहुत क्रिटिकल नहीं हो पाया, लेकिन आपके मंच से बोल सकता हूँ। मैंने थोड़ी सी सलाह भी दी, मिन मांगी सलाह भी दी कि आप 400-500 लोग लेके चले हैं, आप जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वही लोग आपको माला पहना रहे हैं। तो और जो चाय ब्रेक में लोग मिल रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि कितने आपके कार्यकर्ता हैं, कितनी पब्लिक है? लास्ट में आप नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा में भी 400-500 होगा, नुक्कड़ सभा काफी है। तो अपने ही लोगों के द्वारा भीड़ जुटाई गई भीड़, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको आपके स्क्रिप्ट में अचानक किसी घर में चले जाना, किसी नॉक कर लेना, कहीं बैठना, किसी के यहाँ चाय पीना, भुजा खाना, और लास्ट में एक ऐसी सभा करना जिसमें कि 5,000 लोग कम से कम ऑर्गेनिकली आए, तब आपका ग्रेट विजुअल तैयार हुआ। बट एक अंग्रेजी में कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। तो कांग्रेस ने एक प्रयास किया है, तो अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टी में, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में अगर हेल्दी अपोजिशन हो, स्ट्रांग अपोजिशन हो, तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शुभ संकेत। आप जो कह रहे हैं, जो जो यात्रा वाली बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं, अगर मैं सही समझा हूं इसलिए मैं ये इसको बोल रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी या कोई भी बड़ा नेता जिसके आसपास एसपीजी की सुरक्षा होती है, तो उसका एक रूट प्लान बनता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस रूट से डाइवर्ट हो पाना। तब भी बड़े नेता हो जाते हैं, सुरक्षा को धत्ता बता के वो चले जाते हैं। कन्हैया कुमार के पास ये आजादी थी कि वो तय रूट के अलावा भी थोड़ा मूव कर पाते, गांव में चले जाते, कुछ परिवारों से मिले थे। आप ये कह रहे हैं जो नहीं हो रहा है यात्रा में, आप ये कह रहे हैं ना? मैं यही बोल रहा हूँ। मैं देखिए, अब जैसे आप इवन की राहुल गांधी की यात्रा में आप देखिए, वो कहीं भी रुक करके मिलते थे। ऐसा नहीं कि कहीं एकदम नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि यात्रा में शुरुआत की कि एकदम आप ईंट के भट्टे पर जाकर मजदूरों से बातचीत की। मेरे कहने का मतलब है, इस तरह के कंपोजिशन ज्यादा होने चाहिए कि आप घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं और आपकी तरफ से आगे सेवा दल के लोग चल रहे हैं, आप ही के लोग झंडा लेके चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है विजुअल्स। लेकिन आपका एक्सेस टू पीपुल, और क्यों आए हैं, क्यों हम आपको वोट दें, आप हमको कन्विंस कीजिए। माइग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, माइग्रेशन विनिंग थीम है, ठीक है, मैं मानता हूं सालों से थीम है। आपके जमाने में भी माइग्रेशन था, अभी के टाइम भी माइग्रेशन है। आप क्या ब्लूप्रिंट है आपके, क्या हाउ डिफरेंट यू आर, मतलब आप कैसे डिफरेंट, क्या आप एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे? तो सबसे पहले तो आप हमको एक पॉलिटिकल इंटिटी जिसने कि इतने लंबे समय तक राज किया, 47 किया, हम तो कहते हैं कि 37 के चुनाव से किया, जी। 37 से लेकर के 39, फिर बीच में द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है, फिर लेकर के आप 46 से मान लीजिए, 46 से लेकर के 90 के मार्च तक, जब लालू जी प्रसाद, आप इतना लंबा राज किया कि तब कांग्रेस को आज लोग पूछ रहे हैं कि आपका नेता कौन। सबसे पहले ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या और आपके नेता कौन। तो उस दिशा में ये पहली बार ये प्रयास कन्हैया कुमार ने मुझे समझाने की कोशिश की। माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बीपीएससी पेपर लीक्स की बात कर रहे हैं, हम जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रति प्रश्न किया, ये बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, ये बात तेजस्वी भी कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट कैसे हैं, ओवरलैपिंग है ना? तो बोला नहीं, हम चुनावी से लेके चुनाव तक इतनी बार माइग्रेशन के बारे में बोलेंगे। माइग्रेशन को हम पब्लिक डिस्कोर्स में लाना चाहते हैं। अगर वो चीजें सॉल्व हो जाती है, अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है। आप कहते हैं कि नए कास्ट सेंसस में 13 करोड़ पॉपुलेशन बताते हैं, आप 2.9 करोड़ आपके बिहार से बाहर रह रहे हैं, विच इज ए ह्यूज नंबर। और उसके उलट उसमें से आप कहते हैं कि 8.5 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब आप मान के चल रहे हैं वो बीपीएल है। तो क्या कहने का आशय है कि मात्र 2 करोड़ लोग ही एबव पॉवर्टी लाइन है? तो नीतीश कुमार के पूरे विकास की थ्योरी ही क्रैश होती है।
तो व्हाई डोंट यू सीज दिस अपॉर्चुनिटी? इस नैरेटिव को लेके जाइए ना कि आप जब 8.5 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, उसको बीपीएल मान रहे हैं, तो आप 2 ही करोड़ लोग हैं ना भाई। जी। 13 करोड़ की आबादी में 2.9 करोड़ बाहर ही है। तो आप जब तक ये चीज नहीं बताइएगा कि इनका जो विकास का एजेंडा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित रह गया है और कुछ कुछ बेसिक उन्होंने किया है, चलिए। उसके बियॉन्ड नहीं किया है। जी, कन्हैया कुमार पे एक आखिरी सवाल, फिर आगे भी मेरे टॉपिक हैं और आपके पास समय कम है। एक सवाल मेरा कन्हैया कुमार से जुड़ा ये है आपसे कि कन्हैया कुमार ने अपना पहला लोकसभा चुनाव अपने गृह जिला बेगूसराय से लगा, बेगूसराय के लोकसभा सीट से वो लड़े, हार गए। दूसरा चुनाव वो दिल्ली से लड़े, उसके बाद वो फिर बिहार पहुंचे। ये राजनीतिक यात्रा कैसे देखते हैं संतोष जी? हमने लालू यादव की यात्रा भी देखी आपके किताब के मार्फत, हमने नीतीश कुमार की भी यात्रा देखी। दो दो चुनाव हारने के बाद वो एक ही जगह जमे रहे और वहीं से चुनाव जीते। लालू यादव हारे भी चुनाव, हालांकि कम हारे शुरू में, लेकिन वो बिहार में ही जमे रहे, बाद में दिल्ली आए। कन्हैया कुमार की ये जो यात्रा है, पहले बिहार फिर दिल्ली फिर बिहार, इसको आप कैसे देखते हैं कि युवा नेता की राजनीतिक यात्रा को कैसे देखते देखिए, मैंने पहली किताब रूल मिसरूल में एक लाइन लिखा था, डेसिमेटेड अपोजिशन बिकम्स एन अलाय। जब किसी भी पराजित कर देते हैं अपने विपक्ष को, जैसे कि लालू जी ने कांग्रेस को किया, वो आपके एलाय बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। अब जब सहयोगी बनते हैं तो कन्हैया को कीमत चुकानी पड़ी कि कन्हैया और तेजस्वी प्रसाद यादव एक जनरेशन के नेता हैं, और जिस प्रकार के वक्ता कन्हैया कुमार हैं और रेबल राउजर हैं, फायरी स्पीकर हैं, वहां तेजस्वी इनके सामने में नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाते हैं। तो इन दोनों को सेम मंच पर प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो सेलेक्टिवली कन्हैया कुमार को चाहती तो आरजेडी टिकट दे सकती थी, गठबंधन नहीं दिया, नहीं हो पाया। तो कन्हैया कुमार का ग्रोथ सीधे शब्दों में आरजेडी नहीं चाहती है, और कांग्रेस की मजबूरी है इनके साथ अलायंस करना। तो एक चुनाव लड़वा करके उनको कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी ऐसा नहीं कि मनोज तिवारी को बहुत केक वॉक हो गया, बहुत अच्छा खासा वोट लाया, ठीक है जीत गए, लेकिन फिर भी पूर्वांचल के जो वोट्स थे, इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस की ऑफकोर्स कंस्टिट्यूएंसी, कन्हैया की भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, ये दिखती है। और जब यहाँ इन्होंने नैरो डाउन किया बिहार में कि अब हम करें कैसे, बिहार को रिबूट कैसे करें, सारे नेता हैं, एक कोई फेस नहीं है। अशोक चौधरी के बिट्रेयल के बाद जो है दिल टूट गया राहुल गांधी का। मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी जो ताकत दी थी अशोक चौधरी को दी थी फ्री। उसके बाद देखिए एडहॉक चला, कुछ दिन कौकब कादरी रहे, मदन मोहन झा बनते हैं, अखिलेश प्रसाद बनते हैं, लेकिन मिला जुला करके एक नेता नहीं दिया। तो उनको लग रहा है कि इस लड़के में संभावना है, इसको बिहार घुमाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब जाकर के मैंने कहीं ना कहीं पूछा भी कि क्या पूरा तैयारी के साथ आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आरजेडी का फरमान आ जाए गो बैक। बोला नहीं नहीं नहीं, टिकने के लिए आए हुए हैं। तो दैट इज व्हाट इज सेड। और कुछ लोगों ने कहा कि यात्रा 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, उसमें अम्बेडकर जी की जयंती है, लेकिन कन्हैया कुमार ने कहा नहीं, यात्रा चलेगी। और ये इलेक्शन का एक प्राइमर के रूप में ले रहे हैं, बिफोर की जितने सीनियर लीडर्स टेक ओवर करें, इसके पहले एक चाह रहे हैं कि 38 जिले पूरे करो। अभी तक यही जानकारी है, लेकिन अभी पूरा 31 मार्च तक का ही, जबकि यात्रा किशनगंज में खत्म होती है, अभी तक का प्रोग्राम बना है। सेकंड लेग में है कि कही जा रही है बात कि 14 अप्रैल में वो पटना तक आएंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी। तो अभी मतलब आई थिंक अच्छा प्रयास है। जी? अभी बात करते हैं थोड़ा सा कांग्रेस और कन्हैया से आगे हटते हैं। नीतीश कुमार की तबीयत खराब को लेकर के जो मामला बन रहा है, लगातार उनकी वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, मैं दिल्ली में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था संतोष जी, तो लोग ये बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो नीतीश के तबीयत खराब वाला जो नैरेशन चल रहा है, उसको खड़ा करवाने में बीजेपी का एक बड़ा योगदान है। बीजेपी का जो बैकडोर सोशल मीडिया चैनल है, वो उनका उसमें योगदान है। वो चाहते हैं कि ये नैरेशन लगातार बने और वो दिखे कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जदयू का भविष्य अब क्या है? उनके बेटे की चर्चा हुई थी, वो अब ठंडे बस्ते में चले गई। हालांकि मुझे ये भी आपसे पूछना है कि आप ही की किताब से और बाकी चीजों में जब हम पढ़ते हैं तो नीतीश कुमार के पक्ष में जो एक बात जाती है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को दूर रखा, उन्होंने बोला भी। अब उनका लड़का ही राजनीति में अगर आ जाएगा तो उनके उस इतिहास का क्या होगा? जदयू का क्या होगा? नीतीश कुमार का क्या होगा इस चुनाव में? क्या दिख रहा है आपको? देखिए, पहला पार्ट जो आप ये कर रहे हैं कि अंदर से जरूर बीजेपी चाहती हो कुछ इस तरह का हो, पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी स्पर्धा चलती रहती है,
लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप विधानसभा में बोल रहे हैं, आप परिषद में बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते हैं, पत्रकारों से ऑन द साइड लाइन्स ऑफ एनी फंक्शन बोलते हैं कोई बाइट के माध्यम से। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लास्ट 3 इयर्स में खास करके नीतीश कुमार जिस प्रकाश मैं उनको कहता था कि डिक्शन मैन, बिहार के शब्द शैली वाले वो एक राजनेता जिन्होंने की एक भी बात जानकी वल्लभ शास्त्री ने कभी कर्पूरी ठाकुर के लिए कहा था कि वो बोलते नहीं थे, तौलते थे। मैं लगभग मैं जानकी वल्लभ शास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि नीतीश कुमार बोलते नहीं थे, तौलते थे। जब प्रश्न पूछते थे तो वो जवाब देते थे कि आपके प्रश्न के 2 खंड हैं, ऐसे जवाब देना शुरू करते थे। और इतनी सुंदर हिंदी बोलते थे। और अभी देखिए कि उनके सारे पुराने स्पीचेज को खंगाले जा रहे हैं, वो फिर से पब्लिक मेमोरी में लाए जा रहे हैं कि दिस इज नीतीश कुमार, रियल नीतीश कुमार। लोकसभा वाले तो वीडियोस मैं वायरल मानता हूँ, हाँ, तो अब क्या है कि उनके स्पीचेज में तारतम्यता नहीं है, कोहेरेंस मिसिंग है। जो हनक होती थी तो उनको कुछ कुछ चीजें याद है, वो इस हिसाब से बोलते हैं। और सबसे पहले बात तो जेडीयू को, सरकार को, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हो कि स्वास्थ्य को लेकर को मेडिकल बुलेटिन जारी करनी चाहिए। हम्म। राज्य के मुखिया हैं टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, सबको बताने के लिए कि ये बात है या नहीं है, जो भी है उसको इसको खारिज करें। सिर्फ राजनीतिक बयानों से काम नहीं चलेगा, एक मेडिकल बुलेटिन के थ्रू इस बात को खारिज करें। हाँ, अब दूसरा दूसरा खंड आता है कि जेडीयू का भविष्य क्या है। देखिए, जेडीयू अभी एक, कहते हैं ना कि आप दोराहे पर आ जाते हैं एक तरह से, है ना। बहुत सारी नदियां होती है, आप देखे होंगे कि अंत में जाकर के खेतों में खत्म हो जाती है, मैदानों में खत्म हो जाती है उनका। तो जेडीयू लगभग मैदान के पास पहुंच चुकी है। वो सागर की तरफ उसको जाना था और वो मैदान के पास पहुंच गई है, तो उसको सागर की तरफ कैसे ले जाया जाए, वो प्रयास हो रहा है निशांत के थ्रू। निशांत क्या कर सकते हैं, नीतीश कुमार अगर मान लीजिए ये चुनाव जीत के दे देते हैं, इसी स्वास्थ्य में अगर उनको 70 सीटें आ जाती है फिर से मान लीजिए, तो फिर से वो अपराजय हो जाएंगे। उनके नंबर्स और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के नंबर अगर फिर 122 हुए तो अपराजय हो जाते हैं। 12 सीट इनके हैं। मैं ये हमेशा मानता हूं 40 सीट्स के नीचे नीतीश कुमार गए और इनके नंबर और आरजेडी के नंबर 122 नहीं हुए, तभी ऑपरेशन नीतीश होगा, तब नीतीश कमजोर होंगे। जैसे 50-55 की संख्या से वो बढ़ते हैं, जब नीतीश कुमार कमजोर नहीं, वहां ट्रांसफर ऑफ पावर 26 में होगा। अगर मैं मान के चलूं कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं तो वहां निशांत की भूमिका होगी। वो डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, क्या बार्गेनिंग पावर होगी। तो वो जो भी होगा, एक जेडीयू एज ए पार्टी को लॉन्ग रोप मिलेगा, जो कि उसको 30 के चुनाव तक ले जाएगा। 30 के चुनाव की बात कि क्या होगा नहीं होगा जेडीयू को भविष्य, वो बात की कैसे एक नेता के रूप में अनफोल्ड होंगे, कैसे पार्टी को कमांड करेंगे, नीतीश कुमार की जो कंस्टिट्यूएंसी बनी हुई कितना होल्ड कर पाएंगे, तो ये सारी बातें भविष्य की बातें हैं। तो निशांत के थ्रू जेडीयू को लॉन्ग रोप देने की कोशिश कर रही है। और जहां तक रही उनके स्टैंड की बात डायनास्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के, जब जो आप मिट्टी में मिल जाएंगे कहने के बाद वापस आ सकते हैं, ये पॉलिटिकल स्केल डाउन करने में मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में अब जेडीयू प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कर रही है। अभी तक वो जो रेटरिक था, जो एक पूरा का पूरा समाजवाद का रेटरिक, नीतीश कुमार को छोड़ करके देखिए पूरे डायनास्टिक सोशलिज्म चल रहा है। चाहे वो गौड़ा का हो, चौटाला का हो, उत्तर प्रदेश के यादव का हो, बिहार के यादव का हो, बिहार के पासवान का हो, ये सारा डायनास्टिक सोशलिज्म के दौर में हम हैं। उसी प्रकार से पार्टी बची है। वो बुरा मानिए, सही मानिए, गलत मानिए, वो डिबेट हो सकता है। मैं तो बराबर बोलता हूं कि लोहिया वाज फेल्ड बाय हिज डायनास्ट, उनके जो डायनास्ट थे उन्होंने उनको फेल किया, सोशलिज्म को फेल किया। वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक जेडीयू को, एक मुझको लगता है कि जेडीयू के थिंक टैंक में एक 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 विमर्श चल रहा है कि इस पार्टी को निशांत को लाके ही बचाया जा सकता है और थोड़ा सा एक एक लंबा रूप दिया जा सकता है कि आप कैसे करें। और ये चीज तेजस्वी को भी सूट करता है, सोशलिस्ट कैंप वाले जितने नेता सूट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं निशांत को भी तेजस्वी पोटेंशियल एलाई के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए देखिए सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। जी जी। जी भी विकास। ये अगला सवाल मेरा आपसे है कि कुछ समय पहले तक प्रशांत किशोर, अब मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में अब उनका माहौल बनना थोड़ा कम हो गया है। अगर बिहार में माहौल बना हुआ है तो आप बताएंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा थोड़ी कम होती हुई दिख रही है संतोष जी, इसके पीछे क्या वजह है? प्रशांत किशोर जी सुस्ता रहे हैं अगली लड़ाई के लिए,
रणनीति बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? हमलावर थोड़े कम हो गए हैं प्रशांत इन दिनों। नहीं, थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि वो ये है, टैक्टिकल है। चुनाव नहीं है, अभी घूम रहे हैं, हमको लगता है फिर फील्ड में जाएंगे वो। और अभी जब विमर्श में कुछ और बातें आ जाती है पॉलिटिक्स में दूसरे पार्टी की, तो शांत होना भी अच्छा है। उनको लगता है कि मेरा टाइम भी आएगा। और मुझे लगता है कि बिना कोई कोई ऐसी पार्टी जो नई आने वाली हो, जिसने एक भी सीटें भी नहीं जीती हो, और इनका मीडिया में इतना खासा प्रेजेंस हो, आप ही चर्चा कर रहे हैं, हम ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात है। लेकिन अभी उनके पास बीपीएससी का मुद्दा था, चुनाव में आए, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, अलायंस की शेप लेगा, उनके पार्टी से कौन कौन लड़ेगा, किसको तोड़ के वो लाएंगे, तो फिर से विमर्श में आ जाएंगे। चुनावी चलिए, वर्ष है तो धीरे धीरे आएंगे। आखिरी आखिरी सवाल मेरा आपसे। आज आपने बात की शुरू में, बातचीत के शुरू में, कि कांग्रेस में एक लीडरशिप चेंज हो रहा है बिहार में। आपने बात की ना कि अब यंग लोग आ रहे हैं। मैं अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूँ, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, ये सारे नए चेहरे, इवन अगर जोड़ ले तो निशांत भी। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी लीडरशिप बदल रहा है। लालू नीतीश का दौर खत्म होने वाला और ये नया दौर शुरू हो रहा है। बिहार की जनता के हिसाब से अगर वो देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये जो सारे युवा चेहरे हैं संतोष जी, इसमें अगर आप एक थोड़ा तुलना करके बताएं, थोड़ा सा मतलब लंबा जा सकते हैं आप जितना जाना चाहें, लेकिन आप जैसे ही बताना चाहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन चेहरों का एक थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। निशांत, तेजस्वी, चिराग, प्रशांत और कन्हैया। देखिए, तेजस्वी 12 में पॉलिटिक्स में आते हैं, और अच्छा ट्रेनिंग अपने आप को देते हैं। लोग उनकी शिक्षा के बारे में जो बात करें, मैं कई बार मिला हूँ, अच्छी खासी राजनीति की समझ है, और तैयारी के साथ आए हैं। और वो लालू प्रसाद के पुत्र होने के कारण एक जनाधार के साथ, और उस जनाधार को उन्होंने समेटा। पिता जब जेल गए तो उन्होंने कमांड पार्टी को लिया, और 2020 के चुनाव में अकेले दिखा दिया कि वो लगभग सरकार बनाने की कगार पर पहुंच गए। 110-12 सीटों से दूर रहे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। और अब जो खास करके विधानसभा में अगर कोई एक अगर अच्छा स्पीच अगर किसी का होता है आज के डेट में, वो तेजस्वी का होता है। जिस 2005 के पहले कुछ था जी, इस बात का जो जवाब दिया तेजस्वी ने, पूरे फैक्ट्स फिगर, अनलाइक आरजेडी के कल्चर में ये चीजें नहीं थी। उन्होंने आरजेडी के कल्चर में एजुकेशन को लाया है, और लॉजिक को लाया है, और फैक्ट्स, रेफरेंसेस, साइटेशन को लाया है। ये एक डिबेट के लिए बहुत ही हेल्दी साइन है। अदरवाइज नीतीश कुमार का ये कहना कि अरे तुम तो मेरे दोस्त समान, दोस्त के बेटे हो, भाई समान दोस्त के बेटे हो, तब तो विवाद ही खत्म हो गया। इट इज समथिंग लाइक, मेरे पिताजी एक बार कैरम बोर्ड में हमसे हार गए, तो दुखी हो गए। तो हमके मैंने उनको कहा कि हम सब भाई खेलते थे, तो मैंने कहा कि आप पहले तय कीजिए कि आप पिता के रूप में खेलते हैं कि या फिर प्रतिद्वंदी के प्लेयर रूप में खेलते हैं। प्लेयर के रूप में खेलते हैं। हाँ, हाँ, तो उसी इस प्रकार के डिबेट हो रहे हैं कि भाई ये डिबेट, ये नीतीश कुमार के लायक डिबेट तो नहीं हुआ प्रति प्रश्न। तो डिबेट आजकल मेरे हिसाब से तेजस्वी स्कोर ओवर कर रहे हैं, टू सम एक्सटेंट राबड़ी देवी भी कर रही है काउंसिल में, कि नीतीश कुमार अब देख रहे हैं कमजोर हो गए हैं उस हिसाब से बोलने के सेंस में, तो ये लोग स्कोर कर रहे हैं। तो मैं तेजस्वी को देखता हूं। अब तेजस्वी की चुनौती ये है कि MY+ क्या लाते हैं, कैसे लाते हैं, उनकी कोर वोट प्लस वॉट, ये उनकी चुनौती है। और वो कॉम्बिनेशन, जब उस कॉम्बिनेशन की तलाश में है। निशांत के बारे में चर्चा हो चुकी है, वो ओपन कितना ओपन करेंगे अभी एक्सपोज नहीं है। हम नहीं जानते हैं कितनी उनको वर्ल्ड व्यू क्या है, बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में क्या अंदाजा है, प्रशासन के बारे में क्या उनकी जानकारी है, तो वो अभी हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक बात, ठीक बात। चिराग पासवान एकदम पढ़े लिख करके आए हैं, इंजीनियर हैं। और रामविलास पासवान में 13 से ही उनको प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। पहली बार मैंने बड़े बड़े बाल वाले चिराग को 2009 के चुनाव मैंने में भी देखा था। मैंने भी गांधी मैदान में हाँ, हाँ। मैं देखा था वहीं, मैं देखा था हाजीपुर में, देखा था हाजीपुर में, देखा था जो चुनाव रामविलास जी हार गए थे, तो वो घूम रहे थे। तो उसी समय से लग गया, तब तक तो सिनेमा में ट्राई कर रहे थे। तो उनको एक पिता की विरासत, वो उनको समझ में गए हैं, पिताजी ने समझा दिया उनको कि देखो भाई, हम 6-7-8% के स्टेक होल्डर्स हैं, इतना तो कम से कम बचा के रखो। तो जब उनकी पिता की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, 6 में से 5 ले जाया गया, तो उन्होंने प्रूव किया फील्ड में आकर के
कि जो पिता का असली वारिस जो है, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी का वारिस मैं हूँ, जो कि उन्होंने इस चुनाव में प्रूव किया, 5 में से 5 जीत करके वो प्रूव किया। तो वो एक बैलेंस टिल्टर के रूप में बिहार की पॉलिटिक्स में, बैलेंस टिल्टर के रूप में एक इंपॉर्टेंट भूमिका, जिस कैंप में जाएंगे उधर का वजन बढ़ा बढ़ा के लेके जाएंगे, तो वो भूमिका उनकी रहेगी। प्रशांत, ऑफ कोर्स प्रशांत पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं पहले एयर एयर ही था एज ए पोल स्ट्रेटजिस्ट। डाटा तो मेरे पास बहुत थे, मैंने ग्राउंड में नहीं था, मैं एयर एयर ही था। अब मैंने ग्राउंड को मैंने हिट किया है, एंड हिटिंग हिटिंग द ग्राउंड इज माई टेक ऑफ। मेरा ग्राउंड को हिट करना ही मेरा टेक ऑफ है। तो वो जान रहा है, वो फील्ड में घूम करके, इतने गांवों को घूम करके, 17-18 डिस्ट्रिक्ट में घूम करके वो नब्ज जान रहे हैं कि पलायन है, रिवर्स माइग्रेशन है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है। वो सारे कोर इश्यूज आज के डेट में मुझे लगता है सारे नेताओं से ज्यादा समझते हैं पीपुल्स पल्स। अब है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स उनकी क्या जगह है, सेफरन डोमिनेंस में वो कैसे जगह बना पाते हैं। तो वो अपने लिए कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करने, एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये इनका ये टेस्ट होगा। उन्होंने 10% वोट लाए 4 उपचुनाव में, तो वो किसकी किसकी कंस्टिट्यूंसी तोड़ते हैं, कैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं, ये उनके लिए। अब वो सीरियस नेता लग रहे हैं, और उनकी जानकारी और जिस प्रकार का इलोक्वेंस है, तर्क है, उसमें कोई डाउट नहीं। कन्हैया कुमार की हम चर्चा कर ही चुके हैं, जेएनयू के डेट से बहुत बड़े स्पीकर हैं। तो अब हम लेवल 2 में पहुंच गए हैं। लेवल 2 अनफोल्ड 26 के बाद कंप्लीटली हो जाना शुरू हो जाएगा। जी विकास। मुझे यहाँ याद आ रहा है वो एक किस्सा जो मैंने पढ़ा बिहार से जुड़े हुए, कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, और नीतीश कुमार उनके रणनीतिकार के तौर पे काम कर रहे थे, तो शायद शंकरशन ठाकुर ने उनसे पूछा बाद में कि आप लालू यादव की मदद क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन हो और हमारी श्रेणी में, हमारे उम्र एज ग्रुप में वो नेतृत्व आए। तो यहाँ पे वो बात मुझे याद आ रही है। आखिर में ये बातचीत खत्म करेंगे, अगर बीजेपी की बात नहीं करें तो संतोष जी, दर्शक हमें कहेंगे कि ये क्या बातचीत की तुम लोगों ने। बिहार बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, दिल्ली में पता चला, वो ये पता चला कि बिहार दिवस के मौके पर बीजेपी ने देश भर में जो प्रवासी बिहारी रह रहे हैं उनके उनके साथ मीटिंग्स करने की एक पूरा चेन डिजाइन किया है। उनके बिहार के नेता ट्रेवल कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रवासी बिहारियों के साथ मीटिंग हो रही है, कुछ सभा सम्मेलन, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। बिहार में बीजेपी क्या तैयारी है, इसके साथ ये बातचीत खत्म करेंगे। बिहार बीजेपी की अभी मुझे कुछ खास तैयारी नहीं लग रही है। बीच में वो अभी नीतीश कुमार के साथ जो यात्रा चल रही थी, तो नीतीश जी की यात्रा के कारण जो है उन्होंने कोई अपना कोई डिवोटेड कोई प्रोग्राम नहीं रखा है। संगठन के स्तर पर उनके जो काम वाम चलते रहते हैं, आयोजन के स्तर पर अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। और अभी स्ट्रेटजी सब तैयार हो रही है। कल ही देखिए राधा मोहन सिंह के घर पर बिहार को लेकर के लंबी मीटिंग थी, मुलाकात हो गई। तो मुझे मुझे लगता है कि मध्य अप्रैल से इनके प्रोग्राम अनफोल्ड होंगे। और आप जो नीतीश जी वाली बात बोल रहे थे, नीतीश जी ने वो बात मुझे खुद कही थी किताब में कि मैं सत्ता को अपने जनरेशन में लाना चाहता था। मैंने जब बिल्कुल, बिल्कुल। उनका इंटरव्यू लिया था, मैंने 20 मिनट मांगा था, उन्होंने 2.5 घंटे दिए थे। उनको मेरे प्रश्न की क्वालिटी से इतना आनंद आने लगा, तो वो लगा, अरे बड़ा शोध करके आए हैं आप, ऐसे बोलते हैं हम कि आपके आने के पहले किताब संपन्न करके फिनिश करके आए हैं, और कुछ कुछ प्रश्न थे जिसमें कि आपका जवाब नहीं आता, अधूरा रह जाता। तो मुझे भी उन्होंने खुल के कहा था कि हम अपनी पीढ़ी में, जहां विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव, गजेंद्र हिमांशु लोग सरीखे लोग थे, यादव नेता के ट्रायो था, उसमें हम और लालू जी एक अलग किस्म के एक नए डिक्शन देने वाले एक पॉलिटिशियन उभर के आए थे। तो वो एक अलग चीज था, तो हम अपनी पीढ़ी में उस चीज को लेके आए। कैसे आशुतोष जी? बहुत बढ़िया है। आप गांव चले गए, इस चक्कर में आपने हमारे दर्शकों को छोड़ दिया। ठीक है, दर्शकों को भी थोड़ा आनंद करने चाहिए, और आदेश सर तो थे ही। हाँ हाँ, आदेश जी तो थे। उनका हमारी कमी खली नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। गांव कैसा है, कैसी रही यात्रा, गांव में चीजें कैसी हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में हम सब रहते हैं, ज्यादातर लोग कमाई धमाई के चक्कर में, और गाँव याद तो आता ही रहता है। हम लोग गाहे बगाए कभी जाते रहते हैं। कितना बदला है गाँव आपका पिछले लंबे समय से, जब आप दिल्ली में रह रहे हैं? गाँव बार बार कभी कभी जाना होता है तो। देखिए, बहुत बदला है। जो गांव पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं है। पहले
हमें याद है कि पेड़ों के छांव के तले और पीपल के पेड़ के तले बड़ी सी सभाएं लगती थी। लेकिन अब राजनीतिक जहर इतना घुल गया है कि कोई प्रधानी चुनाव में परेशान है, कोई विधायकी चुनाव में परेशान है, मतलब अपना कलेश कुछ है ही नहीं, पॉलिटिकल कलेश इतना हो, कोई हिंदू मुस्लिम में परेशान है। तो अब वो हेल्दी बहस का मौका, और सबसे बड़ी चीज़ ज़मीन, वहाँ ऐसा लग रहा है कि धरती हर कोई पड़ोसी खोद के लिए जा रहा है। तो इन सब के बीच में अच्छा रहा, इंटरटेनिंग रहा, मज़ा आया, होली में सबसे मिलने को मिला, बहुत सारे पुराने लोग मिले, तो ये सब रहा। लेकिन ये गांव का एक अलग ही आनंद है, उसकी उसकी कटुता में भी एक प्रेम है, उसको जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे जो लोग कभी गांव में नहीं रहे, जैसे दिल्ली के हमारे बहुत से साथी जो गांव कभी रहे ही नहीं, जो जिन्होंने गांव को किताबों में पढ़ा, हमारी ही जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए गांव वैसा हो सकता है कि हरा हरा बैल जाते हुए, हरियाली, आम के गाछ, आम के पेड़, लेकिन जो गांव में रहा है वो गांव की अच्छाई, मतलब ये सब अच्छाई है, खेत खलिहान, खुला वातावरण, आम के बागीचे, लीची के बागीचे, केले के बागान, तो ये तो अच्छी चीज है। उसका डाउनसाइड भी है, जमीन को लेकर के झगड़ा, आपस में मत मुड़ौल, गोतिया दियाद की लड़ाई, जलनखोरी, तो ये दोनों गांव के हिस्से हैं। और गांव इसी से पूर्ण होता है, मुझे लग रहा है। खूबसूरती कह लीजिए, खूबसूरती है। लेकिन अंत में क्या है कि ऐसा कटुता नहीं है, आदमी का पड़ोसी लड़ाई भी हो जाएगी, लेकिन आपका दुख में जब होगे आप तो सबके सब पहुंच जाएंगे, आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं। आप यहाँ किसी 18वीं मंजिल में अगर बंद है तो बगल वाला नहीं जानेगा, गाँव में है तो 4 गाँव के पीछे 4 गाँव के आगे अच्छा और बुरा आपका सब जानेंगे। तो ये सब उनकी खूबसूरती है गांव की संस्कृति की। सबसे पहले तो एक चर्चा जो थमने का नाम नहीं ले रही है, हम लोग भी कई एपिसोड में बतिया चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम कुछ जगहों पर मैं पढ़ रहा हूँ कि उनके भी नाम है, अगला अध्यक्ष जो है महिला हो सकती है, क्या है? देखिए, ये तो आपने यक्ष प्रश्न पूछा है, तो यक्ष प्रश्न का जवाब देखिए, देते देते 5 लोग शहीद, वो मतलब मूर्छा में हो गए थे, युधिष्ठिर जी बचे थे, तो मैं वो युधिष्ठिर नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं कोई अर्जुन हूँ या भीम हूँ, जल पी के गिर जाऊँ। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा प्रतिनिधि सभा में भी ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि क्या है, तो संघ का जो एक जवाब होता है कि भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनके संगठन का एक अलग सिस्टम है, उस सिस्टम से कार्य चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात लास्ट में ये कही कि जल्द ही आप लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये अपने आप में एक संकेत था कि चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब यूपी में ठना हुआ है, यूपी में तय नहीं कर पा रहे हैं किसको दें। अब यूपी में भी समझ में आता है कि भाई बाबा वाला जो लॉबी है उसको मेंटेन करें या केंद्र वाला, आपको पता ही है बाबा में और केंद्र में ऐसी अफवाहें रहती हैं बाहर की, बहुत नहीं जम रहा है, तो अब उसमें नहीं, ये तो अफवाहें रहती हैं। आप जब कुछ कहिए तो फिर कुछ पक्का हाथ रखिए वहाँ कि अफवाहों में दम है कि नहीं। अफवाहें तो दर्शक जान ही रहे। नहीं, दम तो कहें बिल्कुल है ही, क्यों नहीं है भाई। लोकसभा के चुनाव में जब सीटों को लेकर बात उठी भाजपा में, तो कुछ सीटों पर बाबा को आपत्ति थी, लेकिन केंद्र ने नहीं माना, उनको लगा कि नहीं हमारा निर्णय सही है। तो जाहिर सी बात है ये मतभेद, मनभेद तो नहीं लेकिन मतभेद तो है ही और होना भी चाहिए। तो वो अलग विषय है। अभी यूपी में बचा हुआ है, प्रदेश अध्यक्षताएं करना है, सेंट्रल का ये पहले हम लोगों ने लिखा कि भाई प्रतिनिधि सभा की बैठक हो जाएगी, उसके बाद चीज़ें लाइनअप होंगी। तो अब लाइनअप होने की स्थिति में तो अध्यक्ष का चुनाव आ रहा है। उसमें जो अभी 3 मेजर नाम हैं अगर मुझे लेना हो तो उसमें अपने मनोहर लाल खट्टर जी हैं, अच्छा, शिवराज जी हैं, और तीसरे जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आपने निर्मला जी की बात कही, मैं कहीं पढ़ रहा तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं पिछले चुनाव में पिछले एपिसोड में आपसे कहा भी था कि दक्षिण पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत फोकस है। इनको दक्षिण में अपनी किला मजबूत करना है और उधर अपना प्रभाव बढ़ाना है। ऐसे में इनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की उधर से भी तलाश है, जिसकी हिंदी भी ठीक हो, जिसका संगठन में अच्छा पकड़ हो, संघ से अच्छा सामंजस्य हो, विचार का हो। तो उस बात से मैं फिलहाल नकार नहीं सकता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कैबिनेट से, जैसे आपने निर्मला जी का नाम जोड़ा, कैबिनेट से कोई 3 नाम अगर इनको लेना होगा, तो जो मैंने 3 नाम बताया उसमें और मजे की बात यह है कि इसमें से तीनों अपने आप को प्रबल दावेदार एक तरीके से मानते हैं। अच्छा। बुराई नहीं है। हाँ, नहीं, तीनों नाम जो है बहुत ही रेपुटेड नाम है, बहुत सम्मानित नाम है, और मुझे लगता है कि इनमें से अगर कैबिनेट से ला रहे हैं तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति हो सकता है। अब इनके मेरिट्स पे थोड़ा बात करते हैं। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का आप देखिए, पूरी तरीके से विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है,
एक नंबर के एक संघ से जुड़े व्यक्ति रहे हैं और एक नंबर की मिनिस्ट्री भी एक तरीके से उनके पास है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से ठीक ठाक सामंजस्य है ना। शिवराज जी का बात करें, आप पसंद और नापसंद की बात कर रहा हूँ, शिवराज जी एक ऐसा नाम है जिसमें संघ में कोई आपत्ति नहीं है। थ्रू आउट जब उनको केंद्र में लाया गया तो शायद मैंने पहली स्टोरी की थी कि शिवराज जी को इसलिए केंद्र में लाया जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और संघ की पसंद रहे। भाई 15 सालों तक उन्होंने एक तरीके से एक स्टेट को संभाला और बहुत ग्रेस के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में संभाला। तो मृदुभाषी भी हैं, समझदार भी हैं, मुश्किल से मुश्किल चीजों को अच्छे से डील भी करते हैं। अभी लोकसभा में जब वो बोलते हैं कृषि मंत्री के तौर पे, तरीका देखिए कैसे आदमी जवाब देता है, कड़े से कड़े सवाल का, हंस के मुस्कुरा के, और जवाब में जो कहना वो कहता है, लेकिन कोई वो नहीं, कर्माहट नहीं रहती शिवराज सिंह चौहान में, और उनकी खासियत है। माना भी जाता है कि वे संगठन में जो उनको एक बहुत समय के बाद कोई चाचा नेहरू बन पाता है, मामा शिवराज बन पाता है, ये सब बहुत समय खपाने के बाद, बहुत ऊर्जा लगाने के बाद, बहुत आत्मीयता के बाद हासिल करता है। तो शिवराज जी का वो कैटेगरी है। एक समय में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो प्रधानमंत्री के लिए भी चल रहा था, जब मोदी जी गुजरात से आ रहे थे और ये यहाँ थे। मुझे याद है वो दिल्ली में बैठक जो हुई थी, बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक थी मुझे जहाँ तक, जिसमें मोदी जी के नाम की घोषणा हुई थी। राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे और मैं उसको कवर कर रहा था एज ए फोटो जर्नलिस्ट। तो जब वो कार्यकारिणी खत्म हुई, एक तरीके से मोदी जी के नाम पे मुहर लग गई थी और मतलब ऐसे संकेत दे दिए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे उस कार्यकारिणी की बैठक में। तो जब सब जाने लगे तो पत्रकारों ने फोटोग्राफर्स का जो एक रहता है इशरार कि भाई फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, तो उसमें राजनाथ सिंह को कहा गया, तो उन्होंने एक तरफ मोदी जी का हाथ उठाया और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को बुला करके उनका हाथ उठाया, दोनों का हाथ उठाया था उस समय। तो वहां से फिर एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या ये अभी जो मुहर लगी ये पूरी नहीं है, फिर वो गोवा में और तमाम चीजों में उसको लेकर के वो हुआ। तो अब मेरा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये उनका दूसरा टर्म है, उम्र भी मोदी जी की हो रही है, क्या है मतलब ये संभव है? मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए। संभव की बात यह है कि देखो, अगर कैबिनेट से इनको लेना है तो भाई अब संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा जो वैचारिक ना हो, जिसका कम से कम संघ की स्वीकृति सीधे तरीके से कहें तो वो होना चाहिए। अच्छा, वहाँ कहा भी प्रतिनिधि सभा के बैठक में साफ साफ कहा कि भाई भाजपा के बीच में और संघ के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, सामंजस्य है, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा के साथ हम लोग बातचीत करके काम करते हैं। तो इससे एक तरीके से तो ये साफ हो गया कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा दोनों की सहमति से होगा। तो इस नाते शिवराज जी का नाम आता है। शिवराज को लोग पसंद करते हैं संघ में। खट्टर जी खुद संघ से ही पूर्णकालिक है ना। अभी आपने खबर देखा होगा कि उन्होंने तो अपना घर और पैसा वैसा जो भी था वो सब सौंप दिया है। पीएम के मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएम ने खुद ही कहा है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, पीएम ने खुद ही कहा है, स्कूटर पे घूमते थे। भाई वो भी एक मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी भी एक मुख्यमंत्री थे। तो शिवराज जी को कैसे लाया गया आपने देखा, और हरियाणा से मनोहर जी को कैसे लाया गया आपने देखा। तो मेरे को लगता है कि मान लीजिए, ऐसा मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ, कि अगर प्रधानमंत्री को किसी व्यक्ति पर वीटो लगाना हो, तो अगर तीनों में से चुनना हो, तो प्रधानमंत्री को अगर ये करना हो तो कहेंगे भाई मनोहर जी को ले लो। आप भी किसी ऐसे पद पे जाएं और आपको अपनी टीम खड़ी करनी हो, तो आप भी अपने व्यक्ति को, जिनको आप जानते हैं, चाहेंगे, जिनका आप नाराज होना, जिनका पसंद, सब कुछ जानते हो, रग रग से वाकिफ हो, तेरी हर बात जानते हैं हम, तो वो जो है ऐसा मुझे लगता है कि उसमें वीटो लगा सकते हैं। अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप एक किस्सा सुना रहे थे। और देखिए ये किस्सों का मंच है। देखिए किस्सों का तो है ही। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं एक प्रबल दावेदार से मिला, इन्हीं तीनों में से, अब प्रबल दावेदारों में से या जिनका नाम चल रहा है उनमें से मैं किसी से मिला। मैंने कहा भाई साहब, कहा दिल्ली में मुलाकात हुई? हाँ, दिल्ली में ही मुलाकात हुई और अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें ही हमने ऐसे ही इशारा किया। हमने कहा सर आपका तो बड़े जोर से कुछ नहीं यार, अब हमको तो जो पार्टी कहेगी, संगठन करेगा वही करना है, हमको अपने मन से कुछ नहीं है, हम तो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, जो आदेश दिया जाएगा उसके लिए तैयार हैं। तो हमने कहा अध्यक्ष पद के लिए भी तैयार हैं। तो फिर चौंक गए कि इसमें अब क्या कहना है, नहीं कहना है, हंस के निकल गए। लेकिन स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का
किसी को अध्यक्ष बनना और होना अपने आप में एक बड़ी गौरव की बात है। और किसी भी नेता के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी इच्छा तो रहनी ही हाँ, चाहिए, बिल्कुल उसमें रहनी कहीं चाहिए, उसमें हम लोग नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसको बनाती है। लेकिन जो हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले कई एपिसोड से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आप साउथ को लेकर के खासतौर पर तमिलनाडु का जिक्र कर रहे थे, और अभी तमिलनाडु की बात हुई थी इसलिए मैं वो अगला सवाल वहीं से ले रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है AIADMK महासचिव पलानीस्वामी से हुई है। क्या इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या तमिलनाडु में एंट्री का रास्ता बीजेपी ने खोज लिया है? देखिए ऐसा है, जिस तरीके से आप इसको ऐसे समझिए, जिस तरीके से स्टालिन की बेचैनी है ना और भाजपा की तैयारी है, दोनों में कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे को समझ में चीजें आ रही हैं कि अगर AIADMK के साथ आते हैं तो इनका मत प्रतिशत कितना है ना, भाजपा का किस तरीके से लोकसभा में बढ़ा है, दोनों को जोड़ दीजिए और इंडिया गठबंधन को जोड़ दीजिए तो 5% का सिर्फ अंतर है। ऐसे में अगर इन दोनों का सामंजस्य बन जाता है तो जो हिंदी विरोध का आंदोलन उन्होंने शुरू किया है ना, वो सब फीका पड़ जाएगा। और परिसीमन की रही बात जिसको लेकर चिल्ला रहे हैं, अगर भाजपा को लगेगा कि साउथ फतेह करना है तो परिसीमन भी रोक देंगे। क्या अटल जी ने नहीं रोका था? इसके पहले भी तो रुका है, परिसीमन रुका है, रोक देंगे। मांग रहे हैं 27 साल के, कहते हैं ठीक है क्या करना है, रोक, या कुछ उसका हल निकालेंगे। भाषा वाला इनका आंदोलन देखिए एक तरीके से फीका पड़ गया। भाई PM बोल दिए, HM बोल दिए, और वो भी ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट से बोल दिया कि भाई हम कोई भाषा थोप नहीं रहे हैं, किसी भाषा को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरोप उन्हीं पे ही लग रहा है कि आप ही कह रहे हो कि हिंदी सबको खत्म कर दे रही, अवधी को, मगही को, 24-25 बोलियों को, भाषाओं को खत्म कर दिया, आप आरोप लगा रहे हो। तो हिंदी का उन्होंने कमजोर कर दिया। AIADMK की कुछ समय पहले HM के यात्रा से पहले की जो भाषा थी जिसपे हमने चर्चा किया था, उन्होंने कहा था नहीं जी बीजेपी के साथ मेरा कोई लेना देना। पहले ये साथ में थे ना, एक अलग पहले तो थे, अभी तो अलग हुए कुछ समय पहले, चुनाव पहले तो इनकी भाषा यही थी। अब अगर आप कह रहे थे कि आपको भाजपा के साथ नहीं जाना है तो काहे को भैया मिलने आए हो, HM से काहे मिल रहे हो, और निकल के भी करो नहीं हमारी ऐसी मुलाकात थी, तो इसके पहले काहे नहीं मिलने आए थे। तो साउथ में भाजपा ने अपना कदम मजबूत कर दिया है, संघ इनके साथ कदम ताल करने को तैयार है, और स्टालिन को यह बात पता चल गई है। आने वाले समय में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि स्टालिन के भ्रष्टाचारों का एक पुलिंदा हर दिन सिलसिलेवार खुलने वाला है। वो स्टेट में भी खुलेगा और सेंट्रल में भी खुलेगा। उसकी एक झलक अमित शाह ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा भी है। हाँ, कि भाई हम आएंगे तो इनके भ्रष्टाचार के पोल खोलेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया है कि तुम यही नहीं बैठो, प्रदेश में मत बैठो, जैसे तुमने लोकसभा चुनाव पहले पूरी प्रदेश की यात्रा कर दी थी, तुम निकलो और गांव-गांव जाओ, और न सिर्फ बताओ कि किस तरीके से 3 भाषाएं आपके लिए जरूरी हैं, हम थोप नहीं रहे हैं, उनको ये भी बताओ कि स्टालिन ने क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके का परिवारवाद किया है, उसकी पूरी इन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है। और अब गांव-गांव और घर-घर भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे। अब आप देखिएगा कि क्रम से HM जाएंगे, PM जाएंगे, सारे केंद्रीय मंत्री जाएंगे, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वहां माहौल बनाना शुरू कर दिया जाएगा वक्त रहते। और ये स्टालिन भाप गए, पूरी घेराबंदी हो गई है। पूरी घेराबंदी हो गई है, जैसे करती है चुनाव से पहले, पूरी घेराबंदी जो करती है वो हो गई है तमिलनाडु में। और संघ, सबसे बड़ी बात यह है कि संघ बहुत ग्राउंड पे एक्टिव हो गई है, क्योंकि संघ ने इसको बहुत अलग तरीके से लिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये देश विरोध का मामला, अगर आप किसी भाषा के नाम पर 2 प्रांतों में इस तरीके का वहमरस पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, भाषा के नाम पे आप नहीं कर सकते हो। भाई उन्होंने अपने प्रतिनिधि सभा में इसकी प्रॉपर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस तरीके पे इन विषयों पे राजनीति नहीं होना चाहिए, और स्वयंसेवक ग्राउंड पे जाएंगे, बताएंगे रियलिटी, रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि साउथ में संघ का साथ बीजेपी को या NDA को मिलने वाला है, और साउथ में आने वाले कुछ सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। साउथ से सीधा आ जाते हैं इधर नॉर्थ की तरफ, हाँ, ये एकदम ऊपर से ऐसे जो वो गूगल मैप पे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना, वो वाला बिहार। हाँ, अरे वाह। हालांकि बिहार पे हम लोग एक चर्चा कर चुके हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन बिहार में बीजेपी के हवाले से 2 सवाल है मेरे आपसे। एक,
मैं पढ़ रहा था, हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सबके पास खबरें ऐसी पहुंचती है कहाँ कौन सी बैठक हो रही। पहले हम तक खबर पहुंचती व्हाट्सएप थी, विश्वविद्यालय तो नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, वो हमारे काम का ग्रुप होता है, आपका भी होगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिहार दिवस कार्यक्रम हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो देश के उन इलाकों में जहाँ बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं वहां जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको पूरा प्लान समझा रहे हैं। तो ये आउटरीच का जो मामला है, मतलब उन तक पहुंचने की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, मुझे लगा बिहार की पहली पार्टी है जो वो इस तरीके से जिसने काम करना शुरू कर दिया है, जिसने लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। बाकी पार्टियां सीट और बाकी चीजें फंसी हुई हैं, तो ये कैसे इतनी जल्दी तय हो गया कि अब हमें शुरू कर देना चाहिए, एक्शन मोड में आ जाना चाहिए? देखिए, भाजपा की अपनी एक माइक्रो मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी रहती है। अब वो मान के चलो, वो चुनावी मोड में आ गए हैं, पहले ही आ गए, अभी नहीं। अब वो कह लीजिए कि वो स्टेप 1 पे हैं कि स्टेप 2 में हैं, वो तय करेंगे। लेकिन ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि देश भर में जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में मतदाता हैं, उनको फाइंड आउट किया जा रहा है कहाँ हैं, किस संख्या में हैं, उनके बीच में किस प्रभावी नेता को भेजा जाए, संगठन के लोगों को भेजा जाए, सरकार के लोगों को भेजा जाए, विधायक को भेजा जाए, सांसद को भेजा जाए। क्योंकि इनको ये लगता है कि जो बाहर का मतदाता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, वो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ से तैयार करके भेजेंगे, बातचीत करेंगे, इनका लोकल नेता इनसे बातचीत करेगा, वहाँ का नेता करेगा, तो ये जाएगा अपना वोट करके चुपचाप आ जाएगा। और आपने देखा होगा, अब तो दिल्ली में हम लोग यूपी बिहार के हैं, तो जब चुनाव होता है तो यहाँ बसें लगनी शुरू हो जाती हैं। इतखोड़ा में अलग बस लगा है, ममूरा में अलग बस लगा है, और दिल्ली में गौतम विहार में अलग लगा है, इंदिरापुरम से अलग जा रहा है। तो अब ये प्रथा चल गई है। यूपी बिहार चूँकि जो रूट से बहुत कनेक्टेड है, वो एक रात की जर्नी है, तो इस दृष्टि से खासकर राजधानी पे बहुत फोकस है। और यहाँ पर न सिर्फ बिहार की टीम या बिहार के लोग, बल्कि दिल्ली वाली यूनिट जो है वो भी इनकी मदद कर रही है और करेगी। और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हर एक मतदाता को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। बिहार का चुनाव है, आसान नहीं है, और भाजपा उसको हल्के में बिल्कुल लेने के मूड में नहीं। एनडीए की बैठक भी हुई है, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसके पहले एनडीए की पहली बैठक मेरे ख्याल से हुई है, तो सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है पार्टियों के बीच में। ऐसा है कि सीट शेयरिंग अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा सीट शेयरिंग का कहना। मैं इसको दूसरे नज़र से देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही खबर लिखा था, परसों एक खबर आई कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों की एक ब्रीफिंग कार्यक्रम रखा गया है, और उसमें सभी सांसदों, कोई भी बिल जब आता है, मतलब पेश किया जाता है, तो सांसदों के लिए ब्रीफिंग प्रोग्राम रखा जाता है। मैंने वो खबर भी देखी और मैंने लोकसभा टीवी पे ही चलते हुए देखा, तो मैंने कहा भाई महत्वपूर्ण है। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बिल को, विधेयक को लाना होता है सदन में, तो इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। हालांकि ये रूटीन प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन माना ऐसा जाता है। तो मुझे लगा कि आने वाला है। कुछ और मेरी नेताओं से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि भाई विधेयक तो आना ही है, उस पर तो एनडीए की सहमति है ही, और जो भी हमारे जेपीसी में जो मुद्दे थे, जो संशोधन हो गया, अब उसको तो लाना ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगले दिन जो 9 बजे, 9:30 बजे के 10 बजे के आसपास होनी थी, अचानक कैंसिल कर दी गई। फिर पता चला कि आज जो है संजय जायसवाल जी के यहाँ एनडीए की बैठक है। तो मेरे जो सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि इस बैठक को जानबूझ के कैंसिल की गई है, अभी थोड़ा एनडीए में और चर्चा होगी। कुछ ने तो ये भी कहा कि भाई बिहार में खासकर जेडीयू और कुछ और एनडीए के घटक दल ये चाह रहे हैं कि इसको जो है चुनाव तक टाल दिया जाए। लेकिन अब कुछ और भी लोगों का कहना है कि भाई चुनाव क्यों टालना, पहले ही बातचीत हो गई है, इसको करना है तो निपटा लेना है। तो भाजपा निपटाने के मूड में इस विधेयक को लाके संसद में, मतलब ईद के बाद इसको पार करने के मूड में है। और जो उनके सहयोगी दल हैं, कुछ खासकर जेडीयू और 1-2 दल, वो लोग चाह रहे हैं कि भाई बिहार चुनाव तक क्यों आप बखेड़ा खड़ा करोगे, अभी आप इसको छोड़ दो। आपने देखा ही किस तरीके से नीतीश जी के इफ्तार पार्टी में एक तरीके से मुसलमान जो प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधि धर्मगुरुओं ने किनारा कर दिया। और जेडीयू का एक वोट बैंक भी मुस्लिम रहा है, चिराग पासवान का भी बिल्कुल है। और तो इन दोनों को डर होगा ना, बिल्कुल हम वाले उनको भी है, उनको भी लगता है कि भाई हमारे पास वोटर्स हैं वो। तो
चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ तैयार है तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाई उसको भारतीय जनता पार्टी को बताइए कोई नुकसान है क्या? नहीं। वो तो मोदी किट मोदी जी का तो दिलचस्प है ना, एक तरफ आप वक्फ पे बिल ला रहे हैं, एक तरफ मोदी किट बांट रहे हैं। वोट आपको एक नहीं मिल रहा है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए पर हाँ। मेरा ऐसा मत है नहीं, कि मिलता है कुछ चुनावों में मिला, लेकिन कुछ हाँ, मुस्लिम भारतीय मुस्लिम जनता पार्टी के बहुत से नेताओं की जो बयानबाजी है, हाँ। जो उनका लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से सही बात है कि एक वर्ग दूरी बना के रखता है भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी से। बिल्कुल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ वो वक्फ बोर्ड ला रहे हैं, है ना, एक तरफ उसमें पूरी पुरजोर कोशिश है, दूसरी तरफ आप किट बांट रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली मैंने तो पता नहीं आपको पता हो नहीं, मुझे तो लग रहा है पहली बार ऐसे किट बांटने की योजना। मतलब पहले वही इफ्तार पार्टी का आयोजन था। भारतीय जनता पार्टी वो इफ्तार पार्टी तो नहीं करती है, तो मुझे लगता है इस बार शायद वो किट बांट करके और वो भी उसका देखिए संख्या बड़ा है, शायद 34-35 लाख लोगों को किट बांटना है, तो बड़ी संख्या है। और ये लोग कमाल का, कई बार हंसना भी आता है कि भाई कर क्या रहे हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपने बात बताई वक्फ बिल वाली, बिहार चुनाव, उसमें देख करके जो मुझे लग रहा है कि तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही गठबंधन के साथियों को निपटाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि चुनाव से पहले आ जाए बिल। हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए जब जेपीसी में भेजा गया या जब बिल लाया गया तो एनडीए की सहमति से लाया गया ना, और एनडीए की सहमति से ही इसको पास होना है। तो जब पास होना है तो इनका कहना है कि भाई जब तैयार हो गया है, जेपीसी ने इसको हरी झंडी दे दी है, आ गया तो अब इसको रख के पास करो। तो जेन्युइन बात तो ये है, लेकिन नफा नुकसान तो आपको देखना है ना। एनडीए आपके सहयोगी दल हैं, उनकी आपको सुननी पड़ेगी, खासकर नीतीश कुमार की तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ संशय की स्थिति है। अभी कल भी वो तो मानते नहीं कि भाई ये खाने पीने का था, ऐसे ही था, हर जब संसद सत्र चलता है तो एनडीए की बैठक होती है। भाई ये सब कहने वाली बात है। आप लोग जरूर बैठक में बातचीत करते हो, अपनी सीट वाली बात रखते हो, और इन सब मुद्दों पे पॉलिटिक्स में जो है डिनर डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स से जुड़े लोग एक जगह जुटे हैं। हाँ, और कोई बात ना कई घंटे दें और उस पर कोई बात ना खाली हो, तो खाना ये कौन माना जाएगा? लग रहा है, ऐसा लग रहा है हर नेता 30-40 किलो खाएगा। ऐसा तो है नहीं, बातें हो रही है, बातें होंगी और हुई भी हैं। तो अब ये आप मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में चीजें, अभी 1-2 बैठकें और होनी है। जो पटना, आपको पता है ना, अभी अमित शाह जी की शायद जिस दिन शनिवार को ही उनका यात्रा प्रस्तावित है, 2 दिवसीय यात्रा प्रस्तावित है, और वो एयरपोर्ट पहुंच के सीधे भाजपा मुख्यालय जाएंगे, उसके बाद एनडीए के लोग उसे मिलेंगे। तो उसी 1-2 दिन में चीजें शेप ले लेंगी कि वक्फ विधेयक लाना है या इसको ठंडे चुनाव तक टाल देना है। बिहार चुनाव तक टाल देना तो है। बिहार का चुनाव बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा, चूंकि इसके इर्द गिर्द कोई चुनाव है नहीं, एक ही तो चुनाव हाँ, है। हम लोगों के लिए भी। और बिहार में तो हर व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स से मतलब वो माहिर है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी से खत्म करेंगे। बिहार के लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा 2 बातों ने किया है। एक कि बिहारी सबसे ज्यादा IAS IPS बिहारी निकलते हैं। हर बिहारी, एक बार सुन लीजिए, हर बिहारी जैसे भांग के नशे में मताए रहते लोग इसी नशे में मताया हुआ है। भले वो दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, भले उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने की उसकी नहीं है, कोई प्लान नहीं है उसका, लेकिन वो मताया रहेगा इसी बात में। सबसे ज्यादा IAS IPS हम देते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, वो गांव में बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके गप हाँकने वाला बिहारी हो, चाहे दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला हो। एक ये। दूसरा, बिहारी राजनीतिक तौर पे बड़े समझदार होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो नहीं। इस दूसरा बयान ये है जिसने बिहारियों का नुकसान किया है। क्यों भैया? मैं बता रहा हूं ना, हम न तो अपने नफे नुकसान की बात करते हैं चुनाव में जनता के तौर पे, सही। हमें क्या मिलेगा, क्या मुद्दा, कौन पार्टी, क्या विकास, इसकी चर्चा ही नहीं होती। बिहार में लोगों को मजा आता है खैनी मलते हुए, किस पार्टी ने कितनी जाति को भैया ये भी बिहार का है, इनको थोड़ा समझाइए आप। नहीं, मैं जान के ये बात कह रहा हूं, मैं बिहार का हूं और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। दोस्त, मैं एक उदाहरण बता के खत्म करूंगा। जब मैं 9वीं में था, 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब हमारे गांव में एक दिन एक एम्बेसडर कार आई और उससे एक व्यक्ति निकले, धोती कुर्ता पहना हुआ, एकदम बढ़िया पर्सनालिटी। वो उतर के हमारे गांव में एक चचा थे, उनके दरवाजे पे गए, और वो मुखगर चचा होते ना गांव में, जो गांव सब लोग उनको पूछता है, उनके दरवाजे पे गए, बातचीत हुई, फिर वो चले गए अपनी गाड़ी से। हम उनके पास पहुंचे, हमने कहा भाई साहब ये कौन थे? तो उन्होंने कहा कि ये मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एक टर्म चलता है हमारे यहाँ की ड्राई ऑनेस्ट हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार दिया ना, तो हमारे वहां पहले से चलता है ड्राई ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राई ऑनेस्ट हैं और चुनाव में खड़े हैं।
तो हम लोग नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते थे कि प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हमने कहा कि तो इन्हीं को चुना जाएगा। तो अरे इन्हीं को कौन चुनेगा, ये इतने ईमानदार हैं कि जनता इनको चुनेगी नहीं। तो ये मतलब राजनीति की पहली क्लास मेरी वहां से हुई। और ये देख के मुझे दुख होता है कि आप गपबाजी करने को, बात करने को, जाति के आधार पे करने को लोग ये टर्म में दे देते हैं कि बिहार के लोग बड़े जागरूक है। मेरी इस लाइन से असहमति है। अगर जागरूक होते तो बिहार की ये स्थिति होती। आज भी आप जाइए बिहार, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए। बिल्कुल गया। मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन आप जाइए पटना ना, आपको दिखता है कि देश के कई राज्यों की राजधानी से आप 10 साल पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। और बिहार में जाइए तो दिख ही जाता है। तो ये दो लाइनें मैं नहीं एज ए बिहारी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं कि ये हमारे लिए कोई अच्छी बात है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑफ कैमरा में ऐसे ही समय निकालते रहिए। महाराष्ट्र से पिछले दिनों कई खबरें आई। महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र से जो चर्चा शुरू हुई वो कुणाल कामरा के एक कॉमेडी वीडियो पर जाकर के रुकी। उसमें तोड़फोड़ की भी खबरें आई, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी हुए। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र जो है वो पूरा हो गया। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसको अच्छे से समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है लोकमत मराठी के वीडियो एडिटर और महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से समझने वाले आशीष यादव को। आशीष यादव से आप ऑफ कैमरा में पहले भी मिल चुके हैं। तो आशीष जी, आपका स्वागत है ऑफ कैमरा में एक बार और। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में पुराने दिन लौटने वाले हैं क्या, कि किसी ने किसी पे कुछ कह दिया तो उस जगह पे जाकर तोड़फोड़ मचा देना, मराठी नहीं बोल पा रहा है कोई तो उसको थपड़िया देना, मार देना। ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, ये पुराने दिनों की याद दिलाता है, तो थोड़ा इसको पहले बताएं। देखिए सर जी, बात ऐसी है कि आज महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है उसके पास बहुत भारी भरकम बहुमत है। ऑलमोस्ट 236 एमएलए के साथ महायुति की ये सरकार सत्ता में आई है। लगभग 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन का क्या एजेंडा है सरकार का, ये सरकार ने ये जो कल बजटरी असेंबली सेशन खत्म हुआ उसमें बताने में नाकामयाब हो गई है। इसका कारण ये है कि एक तो विद इन गवर्नमेंट सरकार के बीच में ही 2-3 गुट एक दूसरे के आमने सामने है, जैसे शिंदे गुट है या भाजपा का गुट है या अजित पवार जी का एनसीपी का गुट है। ये तीनों की कश्मकश में सरकार चल रही है। उसमें 3 मार्च से कल 26 मार्च तक जो बजटरी असेंबली सेशन हुआ उसमें आप देखेंगे 147 घंटे यानी 147 घंटे कामकाज हुआ और उसमें सिर्फ 9 विधेयक ये मंजूर हो गए। यानी जो कामकाज हुआ वो कौन से प्रश्न पे हुआ, जिसमें जनहित की कितनी बातें हुई, ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सत्रकाल में विधानसभा के जो जनता के प्रश्न है उसको अच्छे से डिस्कस किया गया हो या जनता के लिए कुछ अच्छे कायदे कानून बनाए गए हो या जनता के प्रश्नों को लेके कुछ हंगामा हुआ हो। जो हंगामा हुआ वो सत्ताधारी बेंच से ज्यादा हुआ। इसका कारण ये पहला मेरी नजर में, इतने 20 साल से मैं असेंबली सेशंस कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं, मेरी नजर में ये अभी का पहला विधानसभा सत्र है जिसमें सत्ताधारियों के तरफ से ज्यादा हंगामा हुआ और उसके कारण ज्यादातर समय असेंबली अध्ययन करनी पड़ी या तहकूब करनी पड़ी या स्थगित करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर के मुद्दे ये हाउस में ज्यादा चले, सभागृह में ज्यादा चले। जैसे आपने बताया कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आया, एक तो ध्यान देखिए कि दूसरे ही दिन महाराष्ट्र के एक मंत्री धनंजय मुंडे, इनको भीड़ को घटना के लेकर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में सरकार बैकफुट पे गई थी, लेकिन अबू आजमी जो सपा के विधायक है वो सरकार की मदद में आए, उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा छेड़ दिया। औरंगजेब बहुत अच्छा था और छावा मूवी में उसको अलग से डिपिक्ट किया गया है, वैसा नहीं है। उसने वो मुद्दा छेड़ने के बाद छावा भी रिलीज हो गई थी तब तक के, उसके कारण क्या हुआ कि वो मुद्दा गरमाया। बाद में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आया, जो छत्रपति संभाजी नगर के 20 किलोमीटर अंतर पे जो खुलताबाद है, वहां पे औरंगजेब की कब्र है
और महाराष्ट्र में ऐसा मानना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि औरंगजेब यहाँ आया दक्खन को जीतने के लिए, 27 साल लगे, यहाँ से वापस नहीं गया और उसको यहीं गाड़ दिया गया, यहीं उसकी कब्र बनी। तो यो जो निशानी है कब्र की, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और बाद में भी सभी की पराक्रम की वो निशानी है, शौर्य की वो निशानी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने या शिंदे गुट के नेताओं ने औरंगजेब के कब्र का मुद्दा गरमाया, उससे एक अलग राजनीति विद इन असेंबली सेशन भी चली। उसके कारण सत्ताधारी कभी डिमांड करने लगे, कभी मोशन हुआ, कभी फिर जो विरोधी पक्ष है उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, उसमें इतना हंगामा बढ़ा और फिर एक-एक मुद्दे आए। आपको पता होगा कि ये बजटेरी सेशन था, तो बजट भी इसमें पेश किया गया। अजित पवार जो राज्य के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया। इस बजट की खासियत ये है कि आपने कभी नहीं आपने अजीत पवार का नाम लिया, मुझे पूछने दीजिए, अजीत पवार के सुर थोड़ा बदले लगे। उन्होंने औरंगजेब के मामले में भी बिना नाम लिए हुए एक चेतावनी दे दी। इफ्तार पार्टी के दौरान उन्होंने शायद वो कहा, तो क्या है अजीत पवार का कहना? और मेरा पहला सवाल खो गया, मुझे लग रहा है कि आपने इतने विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के कॉमेडी वाले वीडियो के बाद जो हुआ, जो तोड़फोड़ की घटना हुई, वो और उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि एक मॉल में एक नॉन मराठी व्यक्ति जो कि मराठी नहीं बोल पा रहा था, तो उसके साथ जो मारपीट हुई, आशीष जी, ये दो घटनाएं क्या आपको नहीं लगता कि पुराने वक्त की याद दिला रही हैं? देखिए, पुराने वक्त की बात बोले तो आप कब से बोलेंगे? एक तो ये दो दौर था, जिस दौर की आप बात कर रही हैं, वो है 2008, 2009, 2010, 11, 12। उसके बाद में 2014 में जो इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में विधानसभा के, तो बीजेपी की फडणवीस सरकार आई, उन्होंने 5 साल शासन किया, उनके पास भारी भरकम बहुमत था, अच्छे से गया। बाद में 2019 की जो चुनाव हुए, उसके बाद में महाराष्ट्र का पूरा राजनीति का स्ट्रक्चर ही बदल गया, क्योंकि शिवसेना बीजेपी से अलग हुई। शिवसेना जो एक साथ थी, वो कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गई और बीजेपी विरोधी पक्ष हो गया। उसके बाद में जो राजनीति अलग से होने लगी, फिर बाद में कोविड आया और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ा। उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, जो महायुति की सरकार थी। शिवसेना तितर-बितर हो गई, 2 गुट उसके हो गए, एनसीपी के भी बाद में 1 साल के बाद 2 गुट हो गए। अभी क्या है? अभी ये है कि जो सत्ता में महायुति है, इनको एक फार्मूला मिल गया है। वो फार्मूला क्या है कि दंगाई हम ही हैं। विरोधी पक्ष को हम वो भी चांस नहीं देंगे, मुद्दे भी हम ही उठाएंगे, उसका हल भी हमारे पास ही है, उसका हल निकालो करके जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे ही विधायक रहेंगे। ये सब कश्मकश में अभी ये सरकार 100 दिन से ज्यादा हो गए सरकार चल रही है और वही जमीन पे दिख रहा है। जैसे आपने बात की कि मॉल में आप मराठी क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बोलते हो, ये मुद्दे छिड़ गए हैं, उसको बड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि कुणाल कामरा का सब्जेक्ट आ गया। अब कुणाल कामरा का जो वीडियो बाहर आ गया है, कुणाल कामरा आज से नहीं कर रहा है। इससे पहले भी 2 अलग-अलग घटनाओं में कुमार कामरा लीगल बैटल लड़ चुका है। इस बार वो कुछ इंटेंशन से एक एजेंडा लेके वीडियो बनाने के लिए मुंबई में आया था। उसने वो वीडियो डालने के बाद, मैं अगर मेरी राय रखूं तो वो वीडियो में सिर्फ एक गाना है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, वो भी कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया है। लेकिन बाकी पूरा जो वीडियो है आधे घंटे का एपिसोड, उसमें आप मोदी जी बोलिए, मोदी भक्त बोलिए, निर्मला सीतारामन बोलिए या मोदी सरकार बोलिए, सबके बारे में उसने नाम लेके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ कहा है। रिएक्शन तो बीजेपी के तरफ से आनी थी। मैं यही बात पहले से कह रहा हूं कि जहां बीजेपी आक्रामकता दिखानी चाहिए, वहां बीजेपी के विधायक हो या कार्यकर्ता हो, ये आक्रामक नहीं हो रहे। लेकिन शिंदे गुट और खुद एकनाथ शिंदे एक भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं आक्रामक होने का। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी बीजेपी से छीन ली और जैसे कि हमारे नेता को आपने ऐसा-ऐसा गाने में कहा, भले ही नाम नहीं लिया हुआ होगा, लेकिन आपने उसमें गाना बनाया तो तोड़फोड़ हो गई, वो स्टूडियो तोड़ दिया गया। और उसके बाद में कुणाल कामरा ने क्या किया?
कुणाल कामरा ने जो लेटर लिखा है, जो इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी है, उसमें उसने कहा है अजित पवार जी ने जो कहा वही एग्जैक्टली मैंने कहा। और कुणाल कामरा ने क्या कहा था वो वीडियो में, वो गाने में, तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका पहला जो रिएक्शन आया वो खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया। उन्होंने कुणाल कामरा ने ऐसे कैसे कहा, गद्दार वगैरह कैसे कहा, ये मुद्दा उठाया। और उसके रात में, एक दिन पहले रात में तोड़फोड़ हो गई थी। अब बीजेपी को ये पता था कि ये मसले पे एकनाथ शिंदे जी को जो नैरेटिव, जो विरोधी पक्ष खास करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने सेट किया था, वही नैरेटिव कुणाल कामरा और लोगों तक लेके जा रहा है। और उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी और फिर जो वापस से फिर शिंदे के विधायक ये असेंबली सेशन में भी हाउस में उठाने लगे वही मुद्दा। उस पे फिर आप बोलिए कि इतना हंगामा नहीं, हुआ। आशीष जी, मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हुआ वो तो हम सबने देखा। कुणाल कामरा एक ऐसे कॉमेडियन है देश में जो सत्ता विरोधी कॉमेडी करते हैं, है ना, और वो सबको पता है कि उनकी कॉमेडी की लाइन क्या होती है। लेकिन जैसे आपने बोला कि जहां पे बीजेपी को आक्रामक होना था, एकनाथ शिंदे गुट आक्रामक हो गया। एकनाथ शिंदे गुट के लोग वहां पहुंच गए, तोड़फोड़ कर दिया। एकनाथ शिंदे ने खुद मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन हर घटना की प्रतिक्रिया होती है। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये एकनाथ शिंदे गुट का कोई फ्रस्ट्रेशन है या वो कुछ अचीव करना चाहते हैं या उनकी कोई रणनीति है, वो बीजेपी से आगे निकलना चाह रहे हैं? मतलब क्या है ये कार्रवाई क्या है? देखिए, एकनाथ शिंदे के गुट को ये पता है कि उनको उनकी न्यूसेंस वैल्यू बरकरार रखनी है। एकनाथ शिंदे जी अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम है। उनको सीएम बनना है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, ये अजित पवार जी भी जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे खुद ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो किसके बलबूते पे सीएम बनेंगे, क्योंकि उनके नंबर्स बीजेपी से कम है। और सीधा सीधा फार्मूला है, जिसके ज्यादा चुन के आए हैं और डबल चुन के आए हैं वो बीजेपी का सीएम हुआ है। अब एकनाथ शिंदे जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गुट और वो बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व के मुद्दे को लेके, या मोदी जी के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको लेके, या सरकार के नीतियों के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको लेके ज्यादा आक्रामक है। और वो आक्रामकता दिखाने में वो स्कोर भी सेटल कर रही है, क्योंकि ये विधानसभा सत्र में, जो विधानसभा सत्र के पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ये चाहते थे कि एकनाथ शिंदे जी के कई डिसीजंस को स्टे दिया जाए, उनकी इंक्वायरी किया जाए, उसमें से ज्यादातर डिसीजन और इंक्वायरी पेंडिंग हो गई है, क्योंकि दबाव एकनाथ शिंदे जी की तरफ से भी आया है। और एकनाथ शिंदे जी इतने ओवर स्मार्ट हो रहे हैं कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी विद इन हाउस और हाउस के बाहर छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये इसमें ये सरकार शुरू है। और देखिए, अब बात यहां तक आ गई है कि अगर हाउस वेल मेंटेन करके चलाना है तो ये सीएम का, विधानसभा के नेता के नाम, नेता के तौर पे उनका हक है। लेकिन यहाँ नागपुर का जो हिंसाचार हुआ, नागपुर की जो दंगल हुई, उसमें होम मिनिस्टर करके सीएम ने रिप्लाई दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी भी खड़े हो गए और उन्होंने भी निवेदन के तौर पे अपना भी रिप्लाई दिया। तो ये चीजें हो रही है, और इसमें ये बाहर की जो चीजें हो रही है ये अंदर ला गई है। अजित पवार इसमें सबसे लकी है, उनको पता है ये दोनों झगड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने विधायकों को ज्यादा ये निधि दे दिया है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बजट भी पेश कर दिया है, उन्होंने वो जो लाड़की बहन योजना उन्हीं की मिनिस्टर देख रही है, उसको भी सबसे ज्यादा फंड दिया है। अब बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ये चाहते हैं कि मेरे पिछले जो सब डिसीजन है उसको ही लेके गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड हो। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जी को ये चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो कुछ अपना कर पाए, इसलिए 100 दिन हो गए सरकार को। सरकार ने 100 दिन के बाद हमने क्या किया ये बताया नहीं। तो ये सब चीजें हो रही है। और कुणाल कामरा का जो इश्यू है, इसमें कुणाल कामरा को 2 बार मुंबई पुलिस ने अभी समन्स दिया है। इसमें कुणाल कामरा लीगल बैटल और पुलिस बैटल दोनों लड़ रहा है। उसने उसमें बोल दिया है कि अजित पवार जी ने जो कहा था विरोधी पक्ष नेता के तौर पे, वही मैंने कहा है। अजित पवार जी ने बाहर आके
मीडिया को यह बता दिया कि तब मैंने जो बात कही थी, तब मैं विरोधी पक्ष नेता था, वो बात वहां सही थी, अभी वो सही नहीं है। इसमें हुआ क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट एज सच ऐसा कोई परसेप्शन पब्लिक के तरफ जा नहीं रहा है। अभी भी ये सरकार 3 पार्टियों की सरकार है, ऐसी ही जा रही है। इतना बीजेपी को सीट्स मिलने के बावजूद भी और उनके पास सीएम पद होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी के पास ऐसा क्या मैजिक है कि उनको ये लगता है कि वो वापस से सीएम बन जाए। आप जो कह रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि 3 पार्टियों का गठबंधन है, एक दूसरे में टांग खिंचाई है, एकनाथ शिंदे कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस मौका देख रहे हैं कुछ करने की, इसमें अजीत पवार जो है अपने मौज कर रहे हैं अपने विधायकों को सेट करके। विपक्ष क्या कर रहा है? आपने बहुत सही पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की जो जमीन है उसको भी हाईजैक कर लिया जाए, मतलब मुद्दे उठाने, प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष ही ले ले। तो अब शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस, इनके पास क्या बचता है महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में, या बीएमसी का चुनाव होने वाला, अगर मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं, तो क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की महाराष्ट्र में? जहां तक के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव की बात है, जिसमें बीएमसी के मुंबई के चुनाव आने वाले हैं, अभी तक के कोर्ट के ऑर्डर कुछ नहीं आई है कि जिससे चुनाव दिख रहे हैं कि आगे ये महीने में चुनाव होंगे। ये माना जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर आ जाएगी और लेट गो दिया जाएगा। सो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के पहले या बाद में बीएमसी के मुंबई महापालिका के चुनाव होंगे और तभी कुछ महापालिका जो बड़ी-बड़ी महापालिका है उनके भी होंगे और जिला परिषद के भी चुनाव होंगे, जो 4.5 साल से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चुनाव हुए नहीं है। अभी ये सत्र में क्या देखा गया है कि जो अपोजिशन है वो पूरा नील है और उनकी स्पेस जो है ये हथियाने के चक्कर में सब लगे हैं। शिंदे गुट तो ज्यादा लगा है। अजित पवार आज जैसे ही कल ये खत्म हुआ विधानसभा सत्र, आज कोल्हापुर चले गए और वो अपने बहुत सारे पक्ष प्रवेश करा रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी बढ़ाने में लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो हो रहा है वो सदन में आ रहा है और सदन में आने के बाद जो बाहर हुआ है उस पे से ऑर्डर्स निकाली जा रही है, उस पे से कार्रवाई हो रही है। उससे क्या हो गया है कि जनता के जो प्रश्न है, जो विरोधी पक्ष ने उठाने चाहिए, वो उठा नहीं पा रहे। अगर उठाए भी तो सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लेकिन अपने रिप्लाई में वो जो जनता के प्रश्न है उसके लिए जो भी ऑर्डर देना है, जो भी अलॉटमेंट फंड्स का करना है वो कर रही है। एंड अपोजिशन कहीं भी नहीं दिख रहा है। आज हालत यहां तक आ गई है कि अपोजिशन में एक एक नेता चुन के उनके पीछे कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है। जैसे कि दिशा सालियन, ये जो केस है, इसमें दिशा सालियन की मृत्यु हुई थी। पहले बताया गया कि नहीं उसका सुसाइड था, फिर बाद में बताया गया नहीं एक्सीडेंटल डेथ है। अब उसमें मुंबई हाईकोर्ट में ये सत्रकाल के दरमियान ही पिटिशन गया है उसके फादर का ही, सतीश सालियन का। मुंबई पुलिस के तरफ भी अभी कंप्लेंट गई है और उसका एफआईआर करो ऐसा बोल रहे हैं। कल हाउस में गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि एसआईटी कंटिन्यू रहेगी एंड आदित्य ठाकरे को फ्रेम करने की बात हो रही है। आदित्य ठाकरे को फ्रेम करना बोले तो उद्धव ठाकरे को फ्रेम करना है और उसमें जो अभी मुंबई पुलिस में गई है कंप्लेंट, उसमें उद्धव ठाकरे जी को भी आरोपी किया है, आदित्य ठाकरे को भी आरोपी किया है। सो ये जो चीजें आ रही है सब बीएमसी के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ही आ रही है और इसके बाद में बीजेपी को भी ये पता है इसका फायदा हमें भी होना है, क्योंकि मुंबई में जहां का मराठी वोट है उसका परसेंटेज कम कम होते जा रहा है और अदर देन मराठी वोट्स वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिशा सालियन, सुशांत सिंह राजपूत केस ये बिहार में के चुनाव में भी काम आ सकती है। तो वो चीजों को बढ़ाया जा रहा है ना। अपोजिशन को कोई चारा ही नहीं है। एक तो सत्रकाल में अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं है, इलेक्शंस नहीं है और सत्र खत्म होने के बाद वहां पे भी अपोजिशन को स्पेस नहीं है। वो तो संजय राउत रोज सुबह कुछ ना कुछ करके बोल देते हैं, इसलिए 2-3 हेडलाइन मिल जाती है। वरना कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो चर्चा में आ रहा है, या शरद पवार गुट का ऐसा कौन सा नेता है जो चर्चा में आ रहा है। मैं तो यहां तक कह दूं कि 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, शरद पवार जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जिससे बड़ी खबर सरकार के खिलाफ आई। सही बात। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र की। मुझे आखिर में एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए
कि आपने बताया कि 100 दिन की सरकार हो गई है, सरकार बता नहीं पा रही कि उन्होंने क्या काम किया है, मुद्दे अलग अलग उठाए जा रहे हैं, विपक्ष पंगु पड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के लोग, खासतौर पे मुंबई जहां आप ऑपरेट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो नॉन पत्रकार है, जो पत्रकार नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे हमारी बिरादरी से नहीं आते हैं, वैसे कुछ लोगों से अगर बातचीत होती होगी तो वो क्या समझते हैं, इन इन गुना भाग को वो समझ पा रहे हैं? जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या मराठी लोग या महाराष्ट्र के नागरिक इसको समझ पा रहे हैं? एक मोटा मोटा क्या आकलन कहता है आपका, या फिर अभी जनता के समझ से बाहर है ये चीज? देखिए सर जी, बात यहाँ तक है कि अभी पत्रकारिता में भी और राजनीति में भी महाराष्ट्र के कंगाली का दौर चल रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता जो मुंबई छोड़ के जो है, इंटीरियर महाराष्ट्र में आप जाइए, कहीं पे भी टीवी का बूम या कैमरा लोगों तक नहीं जा रहा है। लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा। वो टीवी के न्यूज़विल में, टीवी चैनल्स के दिख नहीं रहा है। बातें हो रही है मुंबई में, जो हो रहा है, मुंबई की बातें हो रही है, नेताओं की बातें हो रही है। देखिए, एक सिंपल सा रूल है, जर्नलिज्म फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जर्नलिज्म जो चाहिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट से चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट से जर्नलिज्म हो रहा है और वो टीवी पे बहुत हावी है। उससे लोगों की बातें लोगों तक न्यूज़विल के द्वारा या टीवी चैनल्स के द्वारा नहीं जा रही है। अब जो हो रहा है कुणाल कामरा इशू, जो वो कितने लोगों के लिए वो इशू बहुत बड़ा है। ज्यादा से ज्यादा मुंबई में जो हाँ, मतलब कॉस्मोपॉलिटन आप कह रहे हैं कि लोग रहते जनता हैं, से जुड़ा हुआ कितना बड़ा मुद्दा है ये, मतलब जनता के हित एग्जैक्टली से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं सिविल है। है। कौन कुणाल कामरा? एक ओवर रेटेड कॉमेडियन है, उसको आप इतना बड़ा कर रहे हो, लार्जर देन लाइफ, उसके व्यूज बढ़ा के उसकी कमाई करवा रहे हो आप। वो जनता के हित में थोड़ी बात कर रहा है, वो तो अपना मनोरंजन कर रहा है। और देखिए, मैंने ये बात कही थी और ये बहुत लोगों ने ये क्वाइन किया, पॉलिटिकल जोक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड बट हार्ड टू डाइजेस्ट। वैसा हो गया। ये किसके लिए डाइजेस्ट हार्ड हो गया है? ये पॉलिटिशियंस के लिए हुआ है, वो बिरादरी के लिए हुआ है। अब बात यहां तक के है कि यहाँ पे किसान नाराज है, उसको दाम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे उसको फसल बीमा के पैसे ठीक से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो फसल बीमा की स्कीम थी, 1 रुपए में फसल बीमा, वो पूरी की पूरी स्कीम घोटाला हो गया है। सरकार ने उसको कबूल कर दिया है, वो स्कीम बंद गिर गई है, अब नई स्कीम लाएंगे बोल रहे हैं। वैसे ही पानी की समस्या अभी बहुत है, सब तरफ पानी की किल्लत है। दूसरी बात, और भी यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव नहीं है और ज्यादातर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उसके कारण काम नहीं हो रहे। मुंबई में आज आप कहीं पे भी जाइए अपनी गाड़ी लेके, आपको इतने रास्ते की खुदाई दिखेगी और इतने डाइवर्शंस लगेंगे कि जहां जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, वहां जाने के लिए आपको 2 घंटे मिनिमम लग रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। और फिर कुणाल कामरा, दिशा सालियन, सुशांत सिंह, अब सुशांत सिंह राजपूत में केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है। दिशा सालियन जी। की केस का पिटीशन आया है। अब बोल रहे हैं कि दिशा सालियन की केस के एंगल से सुशांत सिंह राजपूत केस का री इन्वेस्टिगेशन करो। इसमें अपोजिशन को फंसाया जा रहा है, ये दिख रहा है और इसका कोई फायदा नहीं है। ये बुमरैंग होने वाला है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन हो रहा क्या है कि किसी एक गुट की डिमांड है तो उसको लेके चलो, यहाँ राजनीति करो। अब हुआ क्या है, वो मैंने जैसे बात कही, दंगाई भी हम ही है, उसका हल भी हम ही निकालेंगे, उसका प्रश्न भी हम ही पूछेंगे, उत्तर हमारे पास है, हल हमारे पास है, अपोजिशन बीच में आएगा नहीं। जा जाके कांग्रेस, जो अभी बिल्कुल परस्त हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं रहा है, कांग्रेस अभी ये मूड में नहीं है कि कैसे पार्टी को रिवाइव करे। एक यात्रा उन्होंने निकाली, उसको ज्यादा रिस्पांस नहीं आया, वो भी छोटी सी यात्रा थी। राहुल गांधी जी यहाँ आते नहीं है, प्रियंका गांधी जी यहाँ आते नहीं है, सब कुछ केसी वेणुगोपाल की तरफ सौंप दिया है। पहले के जो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो विधायक थे, तो वो सदन में प्रश्न पूछते थे। अभी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो विधायक नहीं है, उनकी बात कौन कितना रखता है। मैं तो यहाँ तक के देख रहा हूँ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। होती है तो उसकी कोई दखल भी नहीं लेता है, उसका कोई कॉग्निजेंस भी नहीं लेता है। और शरद पवार जी तो स्मार्ट है, उनकी पार्टी उनसे भी स्मार्ट है,
वहां पे दूसरी चर्चा चल रही है कि कभी भी वो अजित पवार जी के साथ जा सकते हैं या मोदी जी के साथ अलग गुट करके एनडीए का पार्ट बन सकते हैं, वो भी चर्चा शुरू है। फिर रही सही जो 2-3 लोग बोल रहे हैं अपोजिशन से, वो संजय राउत है, और संजय राउत ने इतना ओवर एक्सपोजर खुद को ले लिया है कि कभी कभार इनकी एक आधी हेडलाइन मिस भी हो जाती, ना आपको बुरा लगता है ना मेरे को बुरा लगता है एज एडिटर, क्योंकि क्या रोज भी बोल रहे हैं, तो रोज बोलने वाले को कितना हर दिखाएंगे, मुद्दे पे बोल रहे ऐसा हैं। भी हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे से, इतने विस्तार से हमें, हमारे दर्शकों को, ऑफ कैमरा के दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर खाने क्या सब हो रहा है वो सब समझाने के लिए। मुझे मालूम है पूरा एपिसोड देखते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आखिर में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपनी राय, अपने कमेंट्स देते रहिए, बताते रहिए कि इस शो को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।